बिना वो उसके पास गया और उसे 2 बार थप्पड़ मारा। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि फिर ऐसा मत करना, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। 2 थप्पड़ लगते ही करण तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त उसकी आंखों के सामने सैकड़ों सितारे नाच रहे थे और उसका सूजा हुआ चेहरा जल्दी से सुअर के सिर में बदल गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और कहा, 5वें एल्डर, उसने मुझे मारा, उसे मार डालो। करण की आंखें भयावह हो गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, भाई तुम बहुत घमंडी हो, तुम यहाँ क्रूरता से व्यवहार करने की हिम्मत करते हो, तुम यह भी नहीं जानते कि यह किस तरह की जगह है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, बड़े आकार के पुरुषों का एक बड़ा समूह बाहर निकला और उनमें से दर्जनों ने आर्यन और रीना को घेर लिया। करण ने ठंडे स्वर में कहा, इन्होंने ब्लू टाइटन गिल्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, जो भी बीच में आए उसे मार डालो। इसके तुरंत बाद उसके सभी आदमी आर्यन और रीना की ओर बढ़ने लगे, जबकि वहां मौजूद भीड़ लगाए लोग पीछे हट गए। वो वहां से भागे नहीं थे, बल्कि वो तो उस नज़ारे को देखते हुए मजे ले रहे थे। हाँ, लगता है आज इस लड़के की मौत होना निश्चित है। उसने ब्लू टाइटन गिल्ड के लीडर के बेटे को मारा। यह उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी सजा सिर्फ एक ही है और वो है मृत्यु। वो शहर के लॉर्ड की बेटी का पीछा करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन शायद उसने अपनी शक्ल नहीं देखी, जो वो ब्लू टाइटन गिल्ड के यंग मास्टर की मंगेतर का पीछा कर रहा है। वो मौत को गले लगा रहा है। ब्लू टाइटन गिल्ड एक तरह से शहर की अधिपति थी, जो एक इशारे से पूरे शहर को नष्ट कर सकती थी, तो लोगों का इस तरह प्रतिक्रिया देना बनता था। करण आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और कहा, कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। जाओ और इसे अपंग कर दो। वो खुद से खुश था। पिछली रात अगर उसके पिता के पास काम करने के लिए महत्वपूर्ण मामले नहीं होते, तो वो अपने इन आदमियों के साथ कल ही आर्यन का खेल खत्म करने के लिए आ जाता। हालांकि आज सुबह से ही वो अपने आदमियों के साथ उनका यहाँ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रीना अपनी गिल्ड में लोगों की भर्ती करने के लिए यहाँ आएगी और आर्यन भी उसके पीछे जरूर आएगा। यह समय पिछली रात से अलग था। पिछली रात उसके पास केवल 2 अंगरक्षक थे। अब उसके बगल में 30 अंगरक्षक थे और उसके साथ एक युद्ध सम्राट भी था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्यन कितना शक्तिशाली था, वो 5वें एल्डर, जो कि एक युद्ध सम्राट था, से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। करण तिरस्कार से हंसा, कमीने, तुमने मेरी लड़की पर हाथ डाला है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हैं? मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। घुटने टेको और मेरे सामने झुककर माफी मांगो। अगर मैं खुश हुआ तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। उसे लोगों को कुचलने में बहुत मजा आता था। इसके अलावा किसी को रौंदने से पहले उसे ये सबसे ज्यादा पसंद था जब दूसरे उसके सामने घुटने टेकते थे। फिर करण ने रीना की ओर देखा और हंसते हुए कहा, रीना, उसे देखो, वो मेरे सामने घुटने टेककर दया की भीख मांगने वाला है। हाँ, वो बुरी तरह से हंसा। उसने मान लिया था कि इस स्थिति में वो निश्चित रूप से जीतेगा, क्योंकि आर्यन के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। उसके आदमियों ने उसे पहले ही चारों ओर से घेर लिया था। हालांकि वो आर्यन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। अगर वो जानता तो कभी अपने आदमियों के साथ वहां नहीं आया होता और ना ही खुद आया होता। आर्यन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें लोगों को घुटनों पर बिठाना इतना पसंद है? करण हंस पड़ा। मेरे सामने घुटने टेकना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखकर 5वां एल्डर तुरंत सतर्क हो गया और करण का शरीर कांप उठा। उसके हाथों ने उसके गालों को ढक लिया और वो कुछ कदम पीछे हटकर 5वें एल्डर के पीछे छिप गया। कुत्ते, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक दो।
आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और करण के सामने दिखाई दिया। घुटने टेकू, उसने एक भयावह हंसी का इजहार करते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथों में शक्तियां भरी और करण के घुटनों पर वार किया। क्रैक क्रैक, दो विस्फोटक आवाजों के साथ करण के घुटनों की हड्डी टूट गई। वो अब स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसके तुरंत बाद वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और एक दर्दनाक आवाज उसके मुंह से निकली। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह देखकर पांचवा एल्डर तुरंत सतर्क हो गया और करण का शरीर कांप उठा। उसके हाथों ने उसके गालों को ढक लिया और वो कुछ कदम पीछे हटकर पांचवें एल्डर के पीछे छिप गया। कुत्ते, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक दो। आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और करण के सामने दिखाई दिया। घुटने टेकू, उसने एक भयावह हंसी का इजहार करते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथों में शक्तियां भरी और करण के घुटनों पर वार किया। क्रैक क्रैक, दो विस्फोटक आवाजों के साथ करण के घुटनों की हड्डी टूट गई। वो अब स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसके तुरंत बाद वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और एक दर्दनाक आवाज उसके मुंह से निकली और उसके मुंह से एक। उसी समय जिस वक्त करण दर्द से चिल्ला रहा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां पहुंचा, जिसके पीछे 50 से अधिक सैनिक चल रहे थे। उन सभी ने तुरंत पांचवें एल्डर और उसके सभी आदमियों को घेर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि मोलार्ड शहर का लॉर्ड कर्जन था। कर्जन ने एक नजर आर्यन की ओर देखा और फिर पांचवें एल्डर की ओर देखते हुए चिल्लाया, मैं देखना चाहता हूं कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। पांचवें एल्डर ने भौहें उठाई और कहा, लॉर्ड कर्जन, आप क्या करना चाहते हैं? कर्जन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, लेखावत, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। रीना आगे बढ़ी और कमजोर स्वर में कहा, पिताजी। कर्जन ने नीची आवाज में उसे फटकार लगाई, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। रीना ने अपना सिर नीचे किया और पीछे हट गई। फिर आर्यन से नीची आवाज में कहा, ठीक है, मेरे पिताजी यहाँ हैं, तो अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्यन ने थोड़ी सी मुस्कान दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसने तो पहले ही करण के घुटने तोड़कर अपना काम खत्म कर दिया था। पांचवें एल्डर ने कहा, लॉर्ड कर्जन, आपने यह भी देखा है कि मेरे भतीजे के पैर टूट गए हैं। हम इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही आप शहर के लॉर्ड हों, आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। वो कर्जन से बिल्कुल नहीं डरा था। भले ही कर्जन शहर का लॉर्ड हो, लेकिन मोलार्ड शहर पर असली राज तो ब्लू टाइटन गिल्ड का था। उनकी तुलना में कर्जन का प्रभाव कुछ भी नहीं था, इसलिए लेखावत ने उसे अपनी आंखों में नहीं रखा और उससे इस तरह बात की। कर्जन हंसा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे उसकी परवाह करनी चाहिए क्योंकि वो अब मेरा दामाद है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन तुरंत स्तब्ध रह गया और रीना का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिजली की चपेट में आ गए हों। आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हर कोई जानता था कि रीना करण की मंगेतर थी, तो वो लड़का कैसे कर्जन का दामाद बन गया। पांचवा एल्डर गुस्से में आ गया और चिल्लाया, तुमने क्या कहा? कर्जन हंसा, मेरी बेटी और करण की वास्तव में सगाई हो गई है, लेकिन रीना और इस लड़के के बीच में पहले से ही बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ तक कि अब मैं नाना भी बनने वाला हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो दोनों जवान हैं और जवानी में अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अब तुम ही बताओ कि मेरा दामाद किसे होना चाहिए। आर्यन दंग रह गया। वो पूरी तरह से हैरान था। क्या मैं जल्द ही पिता बनने जा रहा हूँ? ये क्या बकवास है? मैंने तो कभी उसके साथ कुछ क्या भी नहीं। हालांकि उसने यह बात तेज न कहकर अपने मन में कही थी। रीना का चेहरा भी लाल हो गया था।
उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। आसपास के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये खबर उनके लिए अब तक की सबसे मसालेदार खबर थी। तो ऐसा है, उनका एक बच्चा भी है। इस हिसाब से तो उस लड़के को ही लॉर्ड कर्जन का दामाद बनना चाहिए। अगर करण की उससे शादी हुई तो वो पहले से ही एक नाजायज बच्चे का बाप बन जाएगा। हाँ, उस बेचारे को तो कुछ पता भी नहीं है कि उसकी पीठ के पीछे उसकी मंगेतर ने क्या गुल खिलाए हैं। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि करण एक नपुंसक हो, वरना मंगेतर होते हुए भी एक लड़की दूसरे लड़के के पास क्यों जाएगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वास्तव में करण एक नपुंसक है, वरना उसकी मंगेतर इतनी शर्मनाक हरकत क्यों करती। आसपास के लोगों की आवाजें तीव्र होती गई, जिनमें करण को एक नपुंसक करार दे दिया गया था। करण की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से भद्दी थी। अभी उसके पीले सफेद चेहरे से वो धुंधला पड़ गया था और उस धुंधले चेहरे के भीतर हरे रंग की झलक थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ धोखा हुआ हो, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने चिल्लाकर कहा, चाचा उसे मार डालो, मार डालो। करण के लिए और उसके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। पांचवें एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। दरअसल वो पांचवें एल्डर के साथ करण का चाचा भी था। उसको लगा कि कर्जन ने यह उनके परिवार का बहुत बड़ा अपमान किया है। कर्जन, क्या तुमने ऐसा करने के परिणामों के बारे में सोचा है? कर्जन ने थोड़ा कहा, लेखावत, मैं नाना बनने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से परिणामों के बारे में सोचा है। वो यह सब जोखिम उठाने के लिए तैयार था। तुम लेखावत की आंखें क्रोध की लपटें उगल रही थीं जब वो चिल्ला रहा था। सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ, उसके सभी आदमियों ने एक साथ कहा। कर्जन भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चुपचाप उनकी बातों को सुने और उसने भी चिल्लाते हुए कहा, सभी सैनिक सुनो। हाँ, उसके पीछे के सभी सैनिकों ने अपने हाथों में भालों को लहराया और उनसे लेखावत के आदमियों को निशाना बनाया। उनकी आवाज और भी तेज थी। लेखावत ने उदास होकर कहा, कर्जन, क्या तुम युद्ध शुरू करना चाहते हो? कर्जन हंसा, तुमने मुझे युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर किया है। लेखावत की आंखों के कोने की मांसपेशियां थोड़ी हिल गईं। यदि वो इस समय हार जाता है तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा और वो पहले से ही अपमानित होगा। तीर म्यान में था, भले ही उसे नहीं दागा गया हो, लेकिन अब उसे दागने का वक्त आ गया था। लेखावत ने गुस्से में कहा, आज देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्षमताएं हैं कर्जन, उन्हें मार दो। इसी के साथ उसके सभी आदमी हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। कर्जन ने भी चुपके से अपनी भौहें कस लीं। चूंकि चीजें पहले ही इस पर आ चुकी थीं, इसलिए वो आधा कदम भी पीछे नहीं हटेगा और उसने भी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हमला। उसी समय वहाँ एक खतरनाक आभा फैल गई, जिससे सभी का दिल कांप गया। यहाँ तक कि आर्यन भी थोड़ा हैरान था, कितना मजबूत दबाव है। उन सभी के बीच में एक आकृति शुआ की आवाज के साथ उतरी। उसने पहले आर्यन को देखा, फिर कर्जन के शरीर को देखा और कहा, लॉर्ड कर्जन, यह कोई और नहीं बल्कि करण का पिता धामेश था, जिसके शरीर से निकल रही तेज आभा ने कर्जन के शरीर पर दबाव बढ़ा दिया। कर्जन का शरीर थोड़ा कांपने लगा, जैसे कि वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके माथे से ठंडा पसीना निकल रहा था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से पूरी भीग चुकी थी। तेज दबाव ने उसे इस हद तक कुचल दिया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यह बेहद असहज था। उसी समय आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर अपने दिल में कहा, पूर्वज। समझ गया, पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा। आर्यन ने कर्जन की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसी समय पूर्वज रुद्रदेव की आभा का एक हिस्सा कर्जन के शरीर में प्रवेश कर गया। बूम! हवा में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। यह कर्जन के शरीर से अचानक निकली खतरनाक आभा के कारण हुआ था। वो आभा इतनी तेज थी कि उसने सीधे धामेश के दबाव को खत्म कर दिया, जिससे उसका शरीर कांप उठा और वो तुरंत 3 कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि उसके गले में खून बह रहा था और खून निकलने ही वाला था, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती निगल लिया। सब स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि खुद कर्जन भी दंग रह गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कहा, गिल्ड लीडर धामेश, क्या तुम्हें कुछ और कहना है?
धामेश की आंखें पूरे क्षेत्र में फैल गई। अभी दबाव बहुत अधिक था और वो इसका सामना करने में लगभग पूरी तरह से असमर्थ था। फिर उसने गंभीरता से कहा, लॉर्ड कर्जन, भविष्य में एक लंबा समय होगा। मैं निश्चित रूप से आज के अपमान की 10 गुना भरपाई करूंगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, चलो, अगर वो अभी नहीं जाता तो उसे डर था कि वो उस दबाव को और ज्यादा देर तक नहीं सह पाता। वो पहले ही आंतरिक चोटों से घायल हो गया था। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये आंतरिक चोटें उसे पूर्वज रुद्रदेव के दबाव के कारण लगी थी। हालांकि यह बात और है कि उसे इसके बारे में नहीं पता था। उसका खून लगातार बह रहा था। अभी के लिए उसे सबसे पहले अपनी चोटों को ठीक करना था। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि वो कौन है जो इस समय कर्जन की मदद कर रहा है और जिसकी शक्तियां इतनी खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो, वो इंसान उसके पक्ष में नहीं था। इसलिए अगर वो अभी नहीं जाता तो इसमें उसका ही नुकसान था। इसके अलावा उसे और भी महत्वपूर्ण काम करने थे। तभी करण जोर से चिल्लाया, पिताजी, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो, उस लड़के को मार दो पिता। उसकी बात खत्म होने से पहले ही धामेश उसके सामने पहुंच गया और उसने तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कमीने, पाह! वो एक ही थप्पड़ से बेहोश हो गया। धामेश ने फिर से आर्यन की ओर देखा और अपने दिल में इसका खंडन किया। यह वो नहीं है, यह निश्चित रूप से वो नहीं हो सकता। 7वें लेवल के एक युद्धराज के लिए इतना मजबूत दबाव बनाना असंभव है। लगता है कर्जन को किसी युद्ध सम्राट की मदद मिल गई है, तभी वो इतना निडर हैं। यह सोचते हुए वो तुरंत अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। उनको इस तरह पीछे हटता देखकर आसपास के लोगों ने फिर से चर्चा शुरू कर दी। उनमें से कुछ तो हंसते हुए ताली भी बजा रहे थे। हाँ, देखो देखो, वो किस तरह भाग रहे हैं। वास्तव में यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हाँ, ये बहुत ही मजेदार है। अरे, विशेष रूप से धामेश और लेखावत को देखो, वो हमेशा अपने कौशल का प्रदर्शन करते रहे हैं और लोगों को धमकाते रहे हैं। अब देखो उन्हें कैसे वो एक डरपोक कुत्ते की तरह भाग रहे हैं। हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। ये सच में बहुत मजेदार है। शहर का लॉर्ड शक्तिशाली है। अब से ब्लू टाइटन गिल्ड के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। लोगों की बात सुनकर आर्यन मुस्कुरा दिया और उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली। कर्जन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो अभी एक उग्र बाघ की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था। उसने तुरंत मुड़कर आर्यन की ओर देखा और चुपके से अपने दिल में खुशी मनाते हुए कहा, अच्छा लड़का। आर्यन ने तुरंत 4 उंगलियां उठाकर कहा, बूढ़े दादा, देखो, मैं कसम खाता हूँ, मैंने निश्चित रूप से आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया। तुम्हारी बेटी के पेट में को भी बच्चा है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, उसे पूरा यकीन था कि उसने रीना के साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर वो एक बाप कैसे बन जाता। कर्जन उत्साह से हंसा, तुम मेरे दामाद हो तो तुम भाग नहीं सकते। रीना ने अपने पैर पटके और चिल्लाते हुए बोली, पिताजी। कर्जन ने आर्यन को पकड़ लिया और कहा, चलो अब मेरे साथ, हम महल में जाकर बात करते हैं। इससे पहले कि आर्यन मना कर पाता, उसे कर्जन द्वारा घसीट लिया गया। रीना और सभी सैनिक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वो लोग वहाँ से महल की ओर निकल गए। दूसरी तरफ ब्लू टाइटन गिल्ड की हवेली में करण को कुछ आत्मा गोली खाने से होश आ गया और वो दर्द से चिल्लाया, पिताजी, मुझे बदला लेने में मदद करें, मुझे बदला लेने में मदद करें, उसे मार दें, आपको उसे मार देना चाहिए। आह, मेरा पैर। पिताजी, क्या मैं जीवन भर खड़ा नहीं हो पाऊंगा? पिताजी। धामेश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए वो अब खुद को और नहीं रोक सका और उसने तुरंत मुंह से खून की उल्टी की। लेखावत तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि पास आते ही धामेश ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था कि करण को बाहर मत जाने देना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? लेखावत ने अपना सिर नीचे किया और अपनी गलती मानते हुए कहा, उसने कहा कि वो एक मिशन को लेने मिशन हॉल जा रहा है, मुझे क्या पता था कि वो सब हो जाएगा। बड़े भाई, आपको चोट कैसे लगी?
भाई, उस कर्जन की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। उसने सभी के सामने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। उसने पूरे शहर के सामने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है। भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं तुरंत अपने आदमियों के साथ उसके महल पर हमला कर दूं। इस वक्त लेखावत बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, धामेश ने फिर से उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कहा, जब भी कोई काम करो तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि बिना किसी की मदद के कर्जन मेरे सामने खड़ा हो सकता है? उसे जरूर किसी युद्ध सम्राट की मदद मिल गई है। तभी उसके मुंह से फिर से खून की उल्टी हुई फूंक धामेश ने अपने दिल की मजबूती से रक्षा की और अपने दिल के गुस्से को दबा दिया और कहा, अभी के लिए हमारे पास और भी जरूरी काम है। हम बाद में उस कर्जन से निपटेंगे। अगर वो काम सफलतापूर्वक खत्म हो गया तो मोलाड शहर छोड़ो, हम आसपास के हजारों मील तक रज करेंगे। उसी वक्त एक डेविल आवाज धामेश के चेतना के समुद्र में घुस गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने तुरंत लेखावत से कहा, जाओ और हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करो। तुम दोपहर में एक मिशन पर जा रहे हो। लेखावत ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। फिर धामेश जल्दी से अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और सम्मान पूर्वक कहा, डेविल शैडो लॉर्ड। अचानक हवा में एक पतली छाया दिखाई दी जिसकी पीठ धामेश की ओर थी। उस छाया ने एक गहरी आवाज के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि परेशानी पैदा मत करो, तुमने क्यों नहीं सुना? धामेश ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और कहा, लॉर्ड मैं। छाया चिल्लाई, अब और मत बोलो। अगर तुमने उस काम को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। धामेश के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने जोर से कहा, आप फिक्र मत करो, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और आपके काम को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। इसके तुरंत बाद छाया थोड़ी हिल गई और मेज पर 2 काली गोलियां दिखाई दी। इनमें से एक तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, और दूसरी तुम्हारे बेटे के पैरों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकती है। एक बात और अब से याद रखना कि मेरे आदेशों का ध्यान से पालन करो। धामेश बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, धन्यवाद शैडो लॉर्ड। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुकता से पूछने लगा, लॉर्ड शैडो, इस बार पासा हॉल क्या ले जा रहा है? जो आप खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल देने आए हैं, वो वास्तव में इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। शैडो लॉर्ड का माथा चौड़ा हो गया और अचानक कमरे का तापमान गिर गया। धामेश ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। मानो उसकी गर्दन पर एक मौत की लाठी रखी गई थी, जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। लॉर्ड शैडो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम अपनी हद पार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु बहुत शीघ्र होगी। ये केवल तुम्हारे लिए एक विनाश का कारण बनेगा, इसलिए आगे से अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचना। शैडो लॉर्ड की आवाज अतुलनीय रूप से गंभीर थी। धामेश जमीन पर गिर गया, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। भले ही वो डर गया था, हालांकि अब वो अपने दिल में उस चीज को लेकर और भी अधिक उत्सुक था। शैडो लॉर्ड एक डेविल था जो समुद्री डेविल संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। उसकी शक्तियां अथाह थी, लेकिन इस बार वो व्यक्तिगत रूप से बाहर आया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि पासा हॉल के लोग जिस वस्तु को ले जा रहे थे वो बहुत असाधारण थी। लंबे समय के बाद धामेश ने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और ये महसूस करने के बाद कि शैडो लॉर्ड अब वहाँ नहीं है, वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने आप में सोचा, यह चीज बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर मुझे वो चीज मिल गई तो अरे वाह, शैडो लॉर्ड क्या है, मैं उसे खुद अपने लिए हासिल करूंगा। उसके मन में लालच भर गया। इस दुनिया में हर कोई लालची थी, धामेश भी उन्हीं में से एक था। वो पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था और यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था जो उसके सपनों को पूरा कर सकता था और उसे स्वर्ग की बुलंदियों तक पहुंचा सकता था। फिर वो इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। मेज पर दोनों डेमंस गोलियों को पकड़ते हुए उसने तुरंत उनका सेवन नहीं किया। इसके बजाय वो अपने बेटे के कमरे में चला गया। करण अभी भी इतने दर्द में था कि वह जीवन और मृत्यु के बीच मंडरा रहा था।
उसके दोनों पैर अपंग हो गए थे और साधारण स्पिरिट पिल्स उसके दर्द को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। अगर उसका जल्द से जल्द कोई इलाज नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। यह लो और इसे जल्दी से निगलो, धामेश ने उसे एक काली गोली देते हुए कहा। करण ने गोली की ओर देखा और कहा, यह तो एक डेमन गोली है पिताजी। लेकिन धामेश ने उसकी ओर देखा और कहा, पेड़ मत गिनो, चुपचाप इसे निगल लो। आखिरकार मोलाड शहर अभी भी रूढ़िवादी संप्रदायों के प्रभाव के दायरे में था। यहाँ डेंस गोलियों को वर्जित वस्तु माना जाता था, इसलिए धामेश के लिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर था। करण ने तुरंत उत्साह में गोली निगल ली। अगले ही पल उसके शरीर में भारी परिवर्तन आया, जिससे उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। पिताजी, आपने मुझे खाने के लिए क्या दिया है? ये बहुत असहज है पिताजिया, ये बहुत दर्द पिताजी। करण बिस्तर पर लुढ़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा जैसे उसकी त्वचा के नीचे लाखों की तादाद में कीड़े घूम रहे हों, जो उसके हृदय को खा रहे हो। जल्द ही उसकी आंखों से एक डेविल रोशनी बाहर निकलने लगी। मुझे मार डालो पिता जी, मुझे मार डालो। आह! धामेश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और गंभीरता से कहा, शैडो डेविल, बूढ़े चोर। उसने खुद से उस गोली को आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि शैडो डेविल उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने पहले अपने बेटे को इसे आजमाने दिया। हालांकि उसे अपनी क्रूरता का कोई पछतावा नहीं था। वैसे भी उसके बेटे के दोनों पैर अपंग हो चुके थे। उसकी आंखों में उसका बेटा पहले से ही कचरे का एक टुकड़ा बन चुका था, जो केवल उसके नाम को कलंकित करने वाला था। जानवर भी अपने शावकों को नहीं खाते हैं, लेकिन वो उन जानवरों से भी अधिक क्रूर था। जब उसने देखा कि उसका बेटा दर्द में है, तो उसने उसे एक झूठी सांत्वना दी। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद करण के पैरों का दर्द गायब हो गया और उसके शरीर का दर्द भी गायब हो गया। अपने शरीर के एक पलटे के साथ वो खड़ा हो गया और एक ठंडी खूनी रोशनी उसकी आंखों से गुजरी। वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। फिर उसने धामेश की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, क्या आप मुझे एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग कर रहे हैं? धामेश ने उसके शरीर में बदलाव महसूस किया। वो अब पूरी तरह से एक दानव बन चुका था। फिर उसने तुरंत कहा, तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी इतने क्रूर है कि तुम्हें एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करेंगे? अब अपने पैरों को देखो, क्या वो ठीक नहीं है? करण की आंखें भयावह हो गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, बेहतर होगा कि ऐसा ही हो, वरना। उसकी आंखें एक मजबूत हत्या के इरादे से चमक उठीं। धामेश ये देखकर दंग रह गया और अपने मन में सोचने लगा, क्या यह डेमन गोली की शक्ति है? इस बीच लॉर्ड महल की ओर जाते हुए कर्जन खुशी से हंस रहा था। हाँ, मेरे अच्छे दामाद, आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर ऊंचा हो गया है। तुमने उस धामेश का चेहरा देखा? आज वो एक सुअर से कम नहीं लग रहा था। हाँ, कर्जन ने आर्यन को पूरे रास्ते पकड़ रखा था और एक बार भी उसे ढीला नहीं छोड़ा था, जैसे कि उसे डर था कि वो भाग जाएगा। आर्यन ने रास्ते में रीना को देखा, जो पहले से ही अपना सिर नीचे करके चल रही थी। उससे ज्यादा भ्रमित कोई नहीं था और रास्ते में वो सोच रही थी, क्या तुम सच में आर्यन से शादी करने जा रही हो? क्या मेरे पिताजी ने पहले ही उसके साथ मेरा विवाह तय कर दिया है? क्या मुझे मना कर देना चाहिए? आखिरकार वो मेरी गिल्ड का एक सदस्य हैं और मैं गिल्ड लीडर हूँ। यह अच्छा नहीं है ना? हालांकि वो थोड़ा बदमाश है, फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो यह भी जानता है कि उन भावुक शब्दों को कैसे कहना है जिससे लोगों को मीठा महसूस होता है। अया, रीना, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? क्या वो मना कर देगा? मैं पूरे मोलाड शहर की सबसे सुंदर लड़की हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास मना करने का कोई कारण होगा। लेकिन अगर वो मना कर दे तो क्या होगा? फिर तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगी। उसके विचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वास्तव में लोग सही कहते हैं कि एक औरत के विचार दो जिगरी दोस्तों में भी लड़ाई करा सकते हैं। जब वो लोग लॉर्ड महल पहुँचे तो आखिरकार कर्जन ने आर्यन का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसने तुरंत ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है?
तुम कहाँ से हो? क्या तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम्हारा कोई परिवार है? तुम्हारा गुरु कौन है? कर्जन एक बूढ़ी औरत की तरह बहुत बातें करता था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आर्यन स्तब्ध था और उसने अपना मुंह खोला। दादाजी, मेरी पहले से ही एक पत्नी है। उसकी यह बात सुनकर रीना और कर्जन दोनों हैरान रह गए। रीना के चेहरे पर उदासी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। उसका दिल अचानक खाली महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ गायब था। कर्जन आधे सेकंड के लिए चौंक गया और कहा, तो क्या हो गया? अगर तुम्हारी पहले से एक पत्नी है? वैसे भी आजकल किस आदमी की 3-4 पत्नियां नहीं होती? सभी योद्धाओं के पास कई पत्नियां और रखेले होती है। इसमें गलत क्या है? आर्यन शब्दहीन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर का लॉर्ड इतने खुले विचारों वाला होगा कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी रखैल बनाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। हालांकि रीना उदास होकर दूसरी दिशा में चली गई। रीना, तुम कहाँ जा रही हो? कर्जन जल्दबाजी में उसके पास गया और चिल्लाया। रीना अपने आप को काबू नहीं कर सकी। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गए और वो धीरे से रोते हुए बोली, पिताजी, उसने पहले ही कह दिया है कि उसकी एक पत्नी है। क्या आप उसका मतलब नहीं समझे? वो मुझे अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। उसे अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि वो यहाँ आने से पहले ही मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आर्यन ने भी अपने दिल में एक ठंडक महसूस की। ये पहली बार था जब उसने किसी को अस्वीकार करने की भावना का अनुभव किया था और यह उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में रिया कौर से धोखा खाया था, लेकिन उस भावना और इस भावना बहुत अंतर था। बेशक वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था और उसने अपने मन में कहा, बाद में दुख पहुंचने से पहले अभी थोड़ा दुख सहना ही उसके लिए बेहतर है। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। सुंदर होना भी पाप है। आर्यन को रीना के प्रति ज्यादा लगाव नहीं था। वो रूबी, वाणी, छाया, स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें और मीरा के लिए जो कुछ महसूस करता था, वो उसके लिए उतना भी महसूस नहीं करता था। उसने आर्यन को जो एहसास दिया वो सिर्फ एक साधारण लड़की थी, बस एक सुंदर लड़की थी। हालांकि रीना को रोते हुए देखकर उसको अपने दिल में थोड़ा पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि वो एक लड़की के आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आगे बढ़ा और बोला, गिल्ड लीडर, हम दोपहर में एक मिशन पर जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? पलक झपकते ही विषय बदल गया। कर्जन भी एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत गंभीर हो गया और कहा, तुम दोनों को जाने की अनुमति नहीं है। आर्यन और रीना ने एक ही समय में कहा, हम जाना चाहते हैं। रीना ने आर्यन की ओर देखा और तुरंत अपने आप को शांत कर लिया। यह उसका पहला मिशन था, उसे इसे पूरा करना था। अभी के लिए उसका सपना एक पत्नी बनना नहीं था, बल्कि वो तो एक किंग लेवल की गिल्ड की लीडर बनना चाहती थी। यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। आर्यन के लिए जाना और भी ज्यादा जरूरी था। उसे इस मिशन को पूरा करना था और जादुई मूर्ति रेलिक्स को प्राप्त करना था। कर्जन ने उन्हें देखा और कहा, यह मिशन जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे कहीं अधिक खतरनाक है और मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि ब्लू टाइटन गिल्ड भी इस मिशन के लिए जा रही है। तो रास्ते में धामेश तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो जरूर आज का बदला लेने की कोशिश करेगा। रीना हैरान रह गई, क्या उन्होंने ब्लू टाइटन गिल्ड को भी इस मिशन के लिए बुलाया है? आर्यन हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले ही इस बारे में लुरकान ने बता दिया था। वो हल्के से मुस्कुराए और कहा, तो क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि मुझे धामेश का कोई डर है? रीना ने भी तुरंत दृढ़ता से कहा, यह सही है, हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर उन्होंने हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो हम उन्हें अपनी सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड की असली ताकत दिखाएंगे। कमर पर अपने हाथों के साथ उसकी छाती की दोनों चोटियां आगे पीछे हिल रही थी। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से निडर थी। कर्जन को खांसी आ गई और उसने कहा, ब्लू टाइटन गिल्ड तो बस एक छोटी सी परेशानी है। सफर के दौरान आने वाली परेशानियां उससे भी कई गुना बड़ी है। मैंने सुना है कि वो लोग कुछ महत्वपूर्ण ले जा रहे हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि वो चीज क्या है? आर्यन और रीना ने अपना सिर हिलाया।
उन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये एक जादुई डिब्बा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या था। कर्जन ने अपनी आवाज कम की और कहा, ये डेविल गॉड का ब्लड और 3 जादुई मूर्ति रेलिक्स है, साथ ही डेविल गॉड की वीणा और डेविल गॉड का ब्लेड है। यह चीजें डेविल्स का सर्वोच्च खजाना हैं। एक बार ध्यान से सोचो कितने लोग इन चीजों को पाना चाहते होंगे और सफर के दौरान तुम्हें किन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। सभी डेविल्स को पता है। रक्त शोधन संप्रदाय, पर्वतीय संप्रदाय, समुद्री संप्रदाय, खूनी समुद्री संप्रदाय, डेविल्स के 8 महान संप्रदाय इसमें शामिल हैं। केवल एक ब्लू टाइटन गिल्ड उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये एक पूर्ण संयोग था कि उसे यह सब पता था। हालांकि अगर उसे अपनी बेटी को इस मिशन पर जाने से रोकना नहीं होता तो वो उन्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताता। इसका अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिशन किसने लिया, इसका केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। ये एक ऐसा मिशन था जो निश्चित मृत्यु की ओर ले जाएगा। स्वर्गीय डीमंस के पतन के साथ डेविल पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब डेविल गॉड का ब्लड प्रकट होने के साथ उनके लिए यह काम और भी आसान होगा। डेविल्स का जो भी संप्रदाय उस डेविल गॉड ब्लड को हासिल करेगा वो ही दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर सबसे सर्वोच्च होगा और वो ही सभी 8 डेविल संप्रदायों को आज्ञा देने में सक्षम होगा। अगर इसे कोई इंसानी संप्रदाय हासिल कर लेता है तो उसके लिए भी ऐसा ही था। सतह पर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। आर्यन और रीना यह जानकर दंग रह गए। कर्जन शालीनता से हंसा, क्या अब तुम्हें समझ आया? बेहतर होगा कि तुम लोग इस मिशन को जल्दी से छोड़ दो। उसकी बात खत्म होने के साथ ही आर्यन ने अपने दिल में सोचा, वाह, इतनी सारी अच्छी चीजें। मेरा वो सभी मेरी हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से इस मिशन को स्वीकार करूंगा। बस इसके बारे में सोचने भर से ही वो उत्साहित हो गया। उसके लिए यह लाखों बीस्ट को मारने से भी बेहतर था। इसके अलावा उस सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने के लिए 8 डेविल संप्रदाय आ रहे थे। इसका मतलब था कि EXP पॉइंट्स की एक बड़ी लहर वास्तव में उसकी ओर आ रही थी। स्पिरिचुअल खजानों के साथ त्रयु एनर्जी पॉइंट्स और सिस्टम पॉइंट्स की एक बड़ी लहर उसके पास आ रही थी। वो इसे कैसे छोड़ सकता था? अगर वो हार मान लेता तो उसे आर्यन कौन कहता? रीना का चेहरा भी सदमे से भर गया और उसने कहा, तो मेरा मिशन एक गुप्त मिशन है। यह कम से कम एक SS लेवल का मिशन है। अगर मैं इसे पूरा करती हूँ तो मेरी फैंटम किंग गिल्ड दुनिया भर में प्रसिद्ध होगी। वाह, हा। मैं हार नहीं मान सकती। आर्यन, मेरे पीछे आओ। हमें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। मैं निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा करूंगी। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया। अब हम किस चीज की तैयारी करने वाले हैं? कर्जन गुस्से से लगभग बेहोश होने वाला था। उसे लगा कि वो दोनों ये सुनकर बहुत डर जाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने उत्साहित होंगे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, आर्यन और रीना महल से बाहर निकल गए। महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फटे कपड़ों में एक पतला आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ थी। जैसे ही उसने रीना को महल से बाहर निकलते देखा तो वो उठ खड़ा हुआ। क्या आप अभी भी अपनी गिल्ड में सदस्यों की भर्ती कर रही हैं? उसी समय आर्यन के दिमाग में वॉरगॉड सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक मिशन मिला है। मिशन अर्हत को वश में करो। मिशन लेवल A। समय 1 महीना। पुरस्कार 1 लाख ही XP पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 1000 सिस्टम पॉइंट्स। इसके अलावा मिशन को अच्छी तरह से पूरा करने पर एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। आर्यन का दिल कांप उठा और उसने अपने मन में कहा, अर्हत? यह नाम बहुत दिलचस्प है, लेकिन यह मिशन वॉरगॉड सिस्टम ने क्यों दिया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी की छड़ पकड़े पतला व्यक्ति 8 महान वॉरगॉड में से एक हो। पूर्वज, क्या आपको कुछ महसूस हुआ है? पूर्वज रुद्रदेव ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसके हाथ की छड़ बहुत खास है। उसमें बहुत मजबूत डेविल शक्ति है। यह एक वॉरगॉड हथियार होना चाहिए जो कि एक विशेष लकड़ी से बना है। हाँ, मैं गलत नहीं हो सकता। यह एक विशेष हथियार होना चाहिए। अच्छी चीजों के प्रति मेरा नजरिया निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, भले ही उसमें किसी को कोई शक्ति महसूस ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक विशेष हथियार है। आर्यन चुपके से हैरान रह गया। विशेष हथियार? यह वास्तव में क्या है? रीना ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी जो उसकी गिल्ड में शामिल होना चाहता था, पहले तो वो खुश हो गई थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और कहा, अभी हमारी गिल्ड में भर्ती होना बंद हो गई है। अगर तुम हमारी गिल्ड में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें हमारे वापस आने का इंतजार करना होगा, फिर तुम हमारी गिल्ड में शामिल हो सकते हो। यह मिशन बहुत खतरनाक था। दयालुता के कारण वो अरहत को शामिल नहीं करना चाहती थी और व्यर्थ में उसका जीवन खोना नहीं चाहती थी। अरहत थोड़ा चिंतित था और उसने कहा, बहन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, गाड़ी खींच सकता हूँ, बोरे ले जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे अपने साथ ले लो। उसकी आंखों में एक प्रार्थना थी, कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं था। वो पूरे 3 महीनों से मोलाड शहर में था और मूल रूप से पूरे 3 महीनों से भूखा था। कोई भी गिल्ड उसे लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो कमजोर था। उसके कपड़ों की वजह से वो सड़क के किनारे एक भिखारी की तरह था। कोई भी उसे सीधे मुंह देखने को तैयार नहीं था। गिल्ड में शामिल करने की बात तो छोड़ ही दो। रीना ने अजीब ढंग से कहा, मुझे वास्तव में खेद है, हम एक मिशन पर जा रहे हैं। यह मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारे वापस आने का इंतजार करो। अरहत और भी चिंतित हो गया और कहा, बहन, कृपया मुझे अपनी गिल्ड में ले लो। मैं वास्तव में कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी कठिनाई को सहन कर सकता हूँ। ठीक है, रीना के मना करने का इंतजार किए बिना आर्यन ने अरहत के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी फैंटम किंग गिल्ड का एक हिस्सा हो। अरहत का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ वज्र पेस्टल को अपने फटे हुए कपड़ों में छिपाए हुए थे। वो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था कि आर्यन कुछ खोज लेगा। वो आधा कदम पीछे हट गया और कृतज्ञता से झुकते हुए कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। रीना ने आर्यन को खींचा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मिशन कितना खतरनाक है? क्या तुम उसकी हालत नहीं देख रहे? तुम क्यों उस बेचारे को मौत के घाट उतारना चाहते हो? आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, उसी तरह मैं उसे भी साथ ले जा रहा हूँ। दरअसल अब उसे इस अरहत में बहुत दिलचस्पी थी। उसके मन में सिर्फ 8 वॉरगॉड के बारे में चल रहा था। अरहत दूसरा वॉरगॉड हो सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से वॉरगॉड हो, बस यही काफी है कि तुम उन 8 वॉरगॉड में से एक हो। मैं तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगा। हालांकि अरहत उससे सावधान था, लेकिन आर्यन को कोई चिंता नहीं थी। जब तक कि ये उसका वॉरगॉड था, वो इसे संजोने के लिए तैयार था। रीना ने आर्यन की ओर देखा और कहा, मैं गिल्ड लीडर हूँ। मैं तुम्हें बेतरतीब ढंग से लोगों को गिल्ड में शामिल करने से मना करती हूँ। आर्यन ने रीना को गंभीरता से देखा और कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, भूल जाओ कि तुम मेरे साथ बाहर जा रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तुम फैसला ले सकते हो। रीना ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। आर्यन ने अरहत की ओर देखा और कहा, आज से तुम फैंटम किंग गिल्ड के एक सदस्य हो। जाओ और तैयारी करो, तुम हमारे साथ एक मिशन पर चल रहे हो। अरहत ने अपना सिर खींचा और कहा, तैयारी करने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी चल सकता हूँ।
वो अकेला रहता था, जो सड़कों पर सोता था और लोगों द्वारा फेंके गए खाने से अपनी भूख मिटाता था। उसे नहीं पता था कि वो अब तक कैसे जीवित था और क्यों जीवित था। आर्यन ने कहा, तो चलो चलते हैं। रीना ने बढ़त बना ली और अपने गिल्ड लीडर की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामने की ओर चली गई। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके पिता उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलना चाहती थी। आर्यन अरहत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता था। हालांकि अरहत अपना सिर नीचा रखते हुए पीछे की ओर चलता रहा, जैसे कि वो बहुत हीन महसूस कर रहा हो। जब वो एक बाजार से गुजर रहे थे तो पास ही की एक दुकान से आने वाली खाने की सुगंध अरहत की नाक में घुस गई। वो एक पल के लिए रुक गया और अपनी लार निगल ली। उसी समय आर्यन दुकान की ओर बढ़ा और दुकानदार से कहा, मुझे 100 उबले हुए बंस 2 बंस लेने और पैसे देने के बाद उसने उन्हें अरहत की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो। अरहत आगे बढ़ा और अपनी लार निगलने लगा। उसे पेट भरकर खाना खाए बहुत दिन हो चुके थे। उन उबले हुए बंस को देखकर उसका पेट गरजने लगा। हालांकि उसने उन्हें नहीं खाया, क्योंकि आर्यन ने उसे वो दे तो दिए थे, लेकिन खाने के लिए नहीं कहा था। आधे घंटे बाद वो तीनों सराय में पहुँचे। अचानक एक सेवक ने दौड़कर तुरंत आर्यन की जांघ पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई मैं आपको आपके आत्मा पत्थर लौटा दूंगा। आप लोग अब जा सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर हम इस तरह खाना परोसना जारी रखते हैं तो हमारी दुकान दिवालिया हो जाएगी। आर्यन हैरान था। सराय लोगों से खचाखच भरा हुआ था और वो सभी एक व्यक्ति को देख रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हातिम था। उसकी बगल में प्लेटों का एक ढेर लगा हुआ था और वो सभी खाली थीं। उनमें से एक में भी खाना नहीं दिख रहा था। ये देखकर हातिम जोर से चिल्लाया, अरे तुम लोग कहाँ हो? मुझे और खाना चाहिए, इतना काफी नहीं है। दुकानदार की आंखें एक मरे हुए सुअर की तरह सूजी हुई थी। यह साफ था कि उसे पीटा गया था। वो जमीन पर घुटने टेककर विनती करने लगा, भाई क्या आप कोई राक्षस हो? हमारे पास वास्तव में हमारी दुकान में खाने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए कृपया दयालु रहें और कुछ समय के लिए आराम करें। अब और मत खाएं। हातिम ने नादानी से कहा, अगर कोई खाना नहीं है तो क्या कोई चावल है? अगर चावल है तो ठीक है, पहले 1 बाल्टी भर के लाओ और फिर 10 बाल्टी एक साथ लाना। मैं दुकानदार अवाक रह गया, यहाँ तक कि वो चावल भी बाल्टी में भर के मांग रहा था और वो भी 10 बाल्टी एक साथ। वो लगभग पागलपन की कगार पर था। जब से आर्यन बाहर गया था, हातिम उसी वक्त से खाना खा रहा था, यहाँ तक कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका था। दुकान में जो कुछ भी खाया जा सकता था वो सब उसने अकेले खाया था। उसके द्वारा पूरी शराब भी पी ली गई थी। अब जो बचा था वो खाली चावल था। हातिम ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है, अगर कोई यह कहने की हिम्मत करता है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ तो मैं उसे पीट सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिटूं? हातिम की मारने वाली सुनकर दुकानदार का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ? वो खड़ा हुआ और रसोई की ओर मुड़ गया। तभी उसकी नजर विजय पर पड़ी। वो तुरंत तेजी से दौड़ते हुए उसके पास गया, जैसे कि उसने अपने बाप को देख लिया हो और उसे 2 आत्मा पत्थर सौंप दिए। वीर कृपया मेरी जान बचाएं। हातिम ने मुड़कर देखा कि आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। वो नादानी से मुस्कुराया और कहा, मास्टर आप वापस आ गए हैं? आर्यन पूरी तरह से स्तब्ध था। ये देखकर कि हातिम का पेट थोड़ा भी बाहर नहीं निकला था। वो वास्तव में उससे पूछना चाहता था, तुमने जो कुछ खाया वो सब कहाँ गया? हालांकि उसके कुछ भी कहने का इंतजार किए बिना हातिम अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों की पेंग की आवाज से पूरा सराय कांप गया और उसके पैरों के नीचे का फर्श सीधे टूट गया। वो पहले तो आर्यन के चारों ओर घूमा, फिर अरहत के बगल में चला गया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? अरहत को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके शरीर में शक्ति की एक लहर भी थी।
जो कांप रही थी और उबल रही थी। हातिम के लंबे और मजबूत शरीर को देखते हुए वो भी थोड़ा उत्साहित था और बोला, दानव विध्वंसक अर्हत, बहुत ही प्यारा नाम है। यह स्वाभाविक रूप से आर्यन के 8 वॉर गॉड में से एक था, तो दानव विध्वंसक सुनकर वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। उसका दिल तुरंत उत्साहित हो गया। हातिम के पास पराक्रमी आत्मा गॉड ब्लडलाइन है और वो दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ है। अर्हत के पास किस तरह की ब्लडलाइन और शक्ति होगी, मैं अब ये जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। आर्यन अपने दिल में उत्साहित था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। हातिम ने अर्हत को देखा और नादानी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा नाम है, मैं दिव्य शक्ति योद्धा हातिम हूँ। उन दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, फिर भी हातिम को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो परिचित हों, जैसे कि वो दोनों भाई हो। फिर हातिम ने आर्यन की ओर देखा और मूर्खता से पूछा, मास्टर, क्या आप उसे भी अपने साथ ले सकते हैं? आर्यन हंसा, फिक्र मत करो, वो भी अब से हमारे साथ रहेगा। रीना ने आर्यन को देखा। वो हमेशा महसूस करती थी कि वो दूसरों से अलग है। इसके अलावा अर्हत को दानव विध्वंसक कहते हुए सुनने के बाद और अब हातिम को दिव्य शक्ति योद्धा कहते हुए सुनने के बाद वो उलझन में थी और स्थिति को समझ नहीं पाई। हालांकि वो इसके बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए बहुत आलसी थी और कहा, आप लोग सामान समेट लें, मैं नियोक्ता को ढूंढने जा रही हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है। अर्हत के हाथ में अभी भी उन गर्म उबले हुए बंस को देखकर आर्यन ने उससे कहा, अर्हत, वो उबले हुए बंस तुम्हारे खाने के लिए खरीदे गए थे। अर्हत ने आर्यन की ओर देखा, उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। तभी हातिम ने भी 2 बड़े सफेद उबले हुए बंस निकाले और कहा, अर्हत भाई, तुम इन्हें खाओ। मास्टर, हमारे लिए बहुत अच्छा है, जल्दी करो और इन्हें खाओ। उसी वक्त आर्यन ने दुकानदार की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ और खाना और कुछ शराब के घड़े चाहिए। ये काम जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ, अब काम पर लग जाओ। दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं अभी तैयार करता हूँ। 10 मिनट बाद एक मेज पर आर्यन और बाकी सब बैठे थे। उनके सामने खाने की कई थाल रखी हुई थी, लेकिन उनके अंदर खाना बहुत तेजी से कम हो रहा था क्योंकि अर्हत पागलों की तरह खा रहा था। हातिम ने उसे देखा और मूर्खता से हंसते हुए कहा, खाओ खाओ, अगर ये भी कम पड़ता है तो हम और भी मंगा सकते हैं। यह सुनकर दुकानदार डर के मारे लगभग गिर पड़ा। अर्हत का मुंह भरा हुआ था, उसकी आंखें गीली थीं और उसका दिल गड़बड़ में था। आर्यन ने एक आत्मा पत्थर निकाला, उसे दुकानदार के हाथ में फेंक दिया और कहा, जाओ, उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। दुकानदार ने आत्मा पत्थर लिए और तेजी से बाहर भाग गया। ठीक है, मैं बस अभी आया। चूंकि आर्यन को यकीन था कि अर्हत एक वॉर गॉड हैं, तो वो उसके लिए कंजूस नहीं बनना चाहता था। वो उन सभी के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करेगा। आधे घंटे के बाद दुकानदार कुछ साफ सुथरे और उम्दा किस्म के कपड़ों के साथ वापस लौट आया। आर्यन ने उन्हें अर्हत को देते हुए कहा, अब तुम हमारी फैंटम किंग गिल्ड के एक सदस्य हो, तो तुम्हें कुछ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब जल्दी से इन्हें पहन लो, फिर हम मिशन के लिए जाएंगे। हातिम ने आर्यन के हाथों से कपड़े लिए और अर्हत को पीछे की ओर खींच कर ले गया, क्योंकि वो कपड़े लेने में हिचकिचा रहा था। उनके जाने के बाद रीना और लुरकान साथ में सराय में आए। जब लुरकान ने आर्यन को देखा तो वो मुस्कुराया और उसके पास आया। वीर आर्यन, मुझे आपको कुछ परेशानी देनी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब हम सी डेमन शहर पहुँचेंगे तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो न केवल जादुई मूर्ति रिलिक्स को लेना चाहता था, बल्कि वो उनमें से हर एक चीज डेविल गॉड ब्लड, डेविल गॉड की वीणा, डेविल गॉड ब्लेड को लेना चाहता था। वो अपने दिल में अजीब तरह से हंसा। 10 मिनट बाद
हातिम और अरहत वापस आ गए। अरहत के चेहरे पर जो पहले गंदगी थी वो एकदम साफ थी। उसके बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। उसकी विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं और उसकी भौहों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान था। ये एक बहुत ही खास एहसास था। उसकी पीठ पर एक लंबे वस्त्र में कुछ लिपटा हुआ था जो एक छड़ी जितना लंबा था। आर्यन ने बूढ़े आदमी से कहा, वो हमारी गिल्ड का नया सदस्य है और इस मिशन में वो भी हमारे साथ चल रहा है। बूढ़े आदमी ने अरहत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, वैसे भी हमारे पास लोगों की कमी है, एक और इंसान मतलब एक और ताकत। तो चलो अब चलते हैं। हातिम तुरंत भागते हुए सराय के पीछे गया और अपनी पीठ पर एक विशाल ताबूत को लाद कर लाया। चलो अरहत भाई चलते हैं, उसने अरहत से कहा। वो पहले ही अरहत को अपना भाई मान चुका था। अरहत ने जब हातिम की पीठ पर विशालकाय ताबूत को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। फिर हातिम के सरल और ईमानदार रूप को देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। ये पहली बार था जब वो किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्यन और हातिम दोनों ने उसे अपनापन महसूस कराया था। चलो, लुरकान ने आदेश दिया और कहा, उत्तर द्वार की ओर चलो। उत्तर द्वार। रीना की भौहें तुरंत कसने लगीं। आर्यन ने पूछा, क्या बात है? रीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, सी डेमन शहर जाने के लिए सबसे अच्छी जगह पश्चिम द्वार से है, पर हम उत्तर द्वार से जा रहे हैं। इसके अलावा, यह बोलते हुए रीना ने अपनी आवाज धीमी कर ली, उत्तरी द्वार डार्क फॉरेस्ट की ओर जाता है। लुरकान ने समझाया, डार्क फॉरेस्ट जाना अंतिम समय का निर्णय है। रास्ते में बहुत सारे खतरे होंगे, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना होगा। किसी को नहीं पता था कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। उसका मानना था कि पश्चिमी द्वार से सी डेमन शहर का रास्ता निश्चित रूप से खतरों से भरा होगा, क्योंकि उसे शक था कि डेविल गॉड के खजानों के बारे में पहले ही खबर फैल चुकी थी। इसलिए आठों डेविल संप्रदाय के लोग उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। केवल वही नहीं, इंसानी संप्रदायों के लोग भी हो सकते हैं। उन्होंने मोलाड शहर में कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे मौके की तलाश में थे और शिकार करने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे। वो उन सभी से बचने के लिए केवल इतना कर सकते थे कि लगातार अपना रास्ता बदलते रहे ताकि कोई भी उन पार घात लगाकर हमला ना कर सके। आर्यन ने सोचा, डार्क फॉरेस्ट। तुरंत उसे मिशन हॉल द्वारा जारी किए गए डार्क फॉरेस्ट के मिशनों का ख्याल आया और उसने तुरंत रीना से कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। उसे वास्तव में अभी मिशन हॉल के अंकों की जरूरत थी। वो 1000 साल पुरानी दिव्य लकड़ी के दिल के लिए एक खोज जारी करना चाहता था। चूंकि अब वो डार्क फॉरेस्ट से गुजरने वाले थे तो स्वाभाविक रूप से वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। रीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन आर्यन पहले ही वहां से जा चुका था। उसने एक पल के लिए उस ओर देखा जहां से वो गायब हुआ था। हम गिल्ड लीडर कौन है? उसने गुस्से में अपना पैर पटका। फिर वो हातिम और अरहत की ओर पलटी और कहा, तुम दोनों को उसके जैसा बनने की अनुमति नहीं है। तुम्हें गिल्ड लीडर की बात सुननी होगी। केवल गिल्ड लीडर ही सब कुछ तय कर सकता है। हातिम और अरहत ने रीना की ओर देखा और साथ ही एक ओह आवाज की और फिर उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे रीना को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग बौखला गई। उसके बाद वो चारों मोलाड शहर के उत्तरी द्वार की ओर निकल पड़े। शहर के द्वार पर ब्लू टाइटन गिल्ड के 100 से अधिक एलिट योद्धा उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। धामेश भी एक उग्र दिखने वाले बाघ पर बैठा था। पूरे मोलाड शहर में एकमात्र वो ही था जो एक बीस्ट की सवारी करता था। जहां तक उसके बीस्ट की बात है,
वो एक लेवल 3 का ज्वाला बाघ था। धामेश के बगल में एक काला वस्त्र और एक लबादा पहने एक आदमी था, जिसका शरीर राक्षसी आभा से भरा हुआ था। लुरकान के समूह को आते हुए देखकर धामेश अपने बाघ से नहीं उतरा और कहा, अब तुम आ गए हो तो चलो चलते हैं। रीना ने धामेश की ओर देखा, फिर उसकी नजरें काले कपड़ों में आदमी पर पड़ी और उसका दिल कांप उठा। डेविल। उसी समय लबादा पहने आदमी ने अपना लबादा उतार दिया और एक बेहद भयावह हंसी का इजहार करते हुए कहा, रीना, हम फिर से मिल गए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि करण था, जो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका था। उसके शरीर से निकल रही आभा उसके पिता धामेश की आभा से भी अधिक मोटी और मजबूत थी। विशेष रूप से उसकी बुरी लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। रीना की आंखें भयावह हो गईं। वो थोड़ा हैरान थी और कहा, करण, तुम्हारा पैर। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि आज सुबह आर्यन ने उसके घुटने को तोड़ दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक था। ऐसा होना असंभव था। करण हंसते हुए बोला, अरे ये क्या है? क्या तुम निराश हो कि मेरा पैर ठीक हो गया है? नहीं नहीं, रीना ने कहा, तुम्हारा पैर ठीक है या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। करण ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उससे कहा, चलो कोई ना, रास्ता लंबा है, हमारे पास अपने रिश्ते को करीब लाने के लिए बहुत समय है। ये बोलते हुए उसने रीना के चारों ओर देखा, लेकिन उसे आर्यन कहीं नजर नहीं आया। अरे तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है? ओह, तो पोता अपने दादा को ढूंढ रहा है, आर्यन की आवाज सुनाई दी। हालांकि जब वो सामने आया और करण को सही सलामत देखा तो वो गुप्त रूप से हैरान रह गया। उसे याद था कि सुबह उसने उसके घुटने को तोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसके शरीर से निकल रही आभा बेहद घनी थी। ये तो डेविल आभा है, उसने अपने मन में सोचा। करण ने अपनी भौहें उठाईं और बुरी तरह से कहा, यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो, मुझे वास्तव में डर था कि तुम नहीं आओगे। लुरकान हल्के से खांसा और आगे बढ़ते हुए कहा, चूंकि हर कोई एक दूसरे को जानता है तो मुझे आप लोगों का परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मिशन के बारे में जानते ही होंगे। आपको मुझे सुरक्षित रूप से सी डेविल सम्राट के पास ले जाना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि पुरस्कार निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। लुरकान की बात सुनकर धामेश की आंखों में एक हत्या की रोशनी चमक उठी। हम सिर्फ आपकी और आपके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी हमें कुत्ते बिल्लियों के मर जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम निश्चित रूप से उन पर ध्यान नहीं देंगे। रीना को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कुत्ता बिल्ली कौन है? फिर उसने कुछ सोचा और आगे कहा, हमारी सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड भी किसी सुअर के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हम निश्चित रूप से उनकी रक्षा नहीं करेंगे। सबसे मजबूत गिल्ड? हाँ 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 हाँ। ब्लू टाइटन गिल्ड के सैकड़ों लोग जोर से हंसे। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठाईं और भीड़ पर अपनी नजरें डालते हुए कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? हातिम एक कदम आगे बढ़ा और अपने पैर के डंडे के साथ उसने हंस रहे लोगों की ओर इशारा किया। आप में से कौन फिर से हंसेगा? एक अतुलनीय रूप से अभिभूत करने वाली आभा तुरंत चारों ओर फैल गई। सभी के चेहरे ठंडे हो गए और वो हंसते रहने की हिम्मत नहीं कर सके। धामेश ने अपने गुस्से को दबा दिया। वो यहाँ एक उद्देश्य के साथ आया था, इसलिए वो आर्यन के कारण इसमें देरी नहीं करना चाहता था। देर हो रही है, चलो जल्दी करते हैं, उसने तेज आवाज में कहा। लुरकान ने भी तुरंत कहा, हाँ
चलो जल्दी करते हैं, चलो जल्दी करते हैं। धामेश ने पूछा, हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? लुरकान ने कहा, डार्क फॉरेस्ट। यह सुनकर धामेश के भाव बदल गए और 1 सेकंड के लिए रुकने के बाद उसने कहा, ब्लू टाइटन गिल्ड के सभी योद्धा सुनो, हम डार्क फॉरेस्ट की ओर से रवाना होंगे, तो चलो चलते हैं। रीना भी जोर से चिल्लाई, फैंटम किंग गिल्ड के योद्धा सुनो, हमारा लक्ष्य डार्क फॉरेस्ट है, चलो चलते हैं। हातिम ने अपने कान में उंगली डाली और कहा, लीडर आपने मेरे कान लगभग फोड़ दिए हैं। आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? हम बहरे नहीं हैं। फिर वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद बाकी लोग भी उसे नजरअंदाज करते हुए एक एक करके आगे बढ़ गए। इससे रीना को गुस्सा आ गया। उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। मोलार्ड शहर के लॉर्ड मेशन में लॉर्ड मिस और अन्य लोग रवाना हो गए हैं। वो उत्तरी द्वार से जा रहे हैं। शायद उन लोगों ने डार्क फॉरेस्ट का रास्ता चुना है। कर्जन ने थोड़ी भौहें उठाकर कहा। डार्क फॉरेस्ट इस बारे में याद आते ही उसकी भौहें कस गई और गंभीरता से कहा, डार्क फॉरेस्ट खूनी समुद्री संप्रदाय के करीब है। वो लोग इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। हम जाओ और जेफिर संप्रदाय को सूचित करो कि वो उत्तरी द्वार से जा रहे हैं। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। कर्जन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके सामने खड़े सैनिक ने तुरंत कहा, ठीक है। फिर वो तेजी से वहां से निकल गया। कर्जन ने अपने मन सोचा, डार्क फॉरेस्ट, यह छिपकर जाने के लिए एक अच्छा रास्ता है। वास्तव में लुरकान ने एक अच्छी योजना बनाई है, लेकिन डार्क फॉरेस्ट घात लगाकर हमला करने के लिए भी एक अच्छी जगह है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि कर्जन पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गया है। मोलार्ड शहर के लॉर्ड के अलावा उसकी एक और पहचान थी, जेफिर संप्रदाय का एक बुजुर्ग। वो व्यक्ति था जिसे जेफिर संप्रदाय ने डेविल्स की हर हरकत की निगरानी पर नजर रखने के लिए रखा था। वो हमेशा छिपा रहता था। फिर कर्जन ने आकाश की ओर देखा और अपने मन में सोचा, अब मुझे भी चलना चाहिए। लगभग एक ही समय में डेविल्स के 8 संप्रदायों को यह खबर मिली थी और वो बहुत पहले ही डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुके थे। डार्क फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। वो कहां से गुजरने वाले हैं? कुछ 100 लोगों के बारे में भूल जाओ। भले ही हजारों लोग डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करें, उन्हें ढूंढना अभी भी घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। वो बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में योजना बनाना जानता है। भले ही वो कहीं से भी गुजरे, वो हमसे बचकर नहीं जा सकते। 8 डेविल्स संप्रदाय के लोग अपने दिलों में स्पष्ट थे, इसलिए वो जल्दबाजी में नहीं थे। मोलार्ड शहर के उस सराय में जहां आर्यन और उसके साथी रुके थे, दुकानदार और सेवक जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे और उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। दुकानदार ने कहा, वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। कृपया हमारी जान बख्श दें। उनके सामने काले कपड़ों में 2 बूढ़े लोग खड़े थे, जिनमें से एक ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके शरीर की आभा सराय में चारों ओर फैल रही थी। लगभग आधे मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिर हिलाते हुए दूसरे बूढ़े से कहा, वो लोग कुछ समय पहले यहाँ थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं हैं। वो दोनों स्वर्गीय डेविल संप्रदाय के एल्डर्स थे। उनके ग्रैंड एल्डर के मरने के साथ ही उनका पूरा संप्रदाय नष्ट हो गया था। उन दोनों के अलावा कोई नहीं बचा था। वो स्वर्गीय डेविल संप्रदाय के संरक्षक थे। एक का नाम वाइल्ड घोस्ट था और दूसरे का नाम ब्लड घोस्ट था। मोलार्ड शहर बहुत बड़ा था और वो सिर्फ 2 लोग थे
तो भले ही वो लोग डेविल संप्रदाय के एल्डर हों, उनके लिए उन लोगों के सटीक स्थान का पता लगाना बहुत अधिक मुश्किल था। ब्लड घोस्ट, ऐसा लगता है कि हम सही जगह पर आए हैं, वाइल्ड घोस्ट ने नीची और गहरी आवाज में कहा। हमारे डेविल गॉड ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। अब हम फिर से अपने स्वर्गीय डेविल संप्रदाय को स्थापित कर सकते हैं, ब्लड घोस्ट ने उत्साह से कहा। मुझे उनकी आभा बहुत कमजोर महसूस हुई है। शायद वो पहले की तरह शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी, वाइल्ड घोस्ट ने कहा। अगर कोई हमारे डेविल गॉड को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं निश्चित रूप से उसके पूर्वजों की सारी पीढ़ियों को नष्ट कर दूंगा, ब्लड घोस्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर वो दोनों रोशनी के गोलों में बदल गए और उत्तरी दिशा के आसमान में कहीं गायब हो गए। दुकानदार जमीन से रेंगते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, स्वर्गीय डेविल संप्रदाय मानव जगत में फिर से प्रकट होने वाला है। तभी उसके दिमाग में आर्यन का चेहरा आ गया। कहीं वो तो डेविल गॉड नहीं। यह ख्याल आते ही उसका मन कांप उठा और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सख्ती से अपने सेवकों से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पूछता है, तुम लोगों को उनके सराय में आने के मामले के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, वरना भले ही तुम्हारे और मेरे पास 10 जीवन हो, वो भी हमें मरने से नहीं बचा सकते। समझ गए? सेवकों ने तुरंत एक मुर्गे की तरह अपना सिर हिलाया। डार्क फॉरेस्ट की ओर जाने वाले आसमान में उड़ते हुए ब्लड घोस्ट मुस्कुराया। तुम काफी चतुर हो। चलो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना। दुकानदार ने अभी जो कुछ अपने सेवकों से कहा, उसने वो सब कुछ सुना था। उसने आने से पहले सराय में कुछ आत्मा पत्थरों को रखा था, जिनके माध्यम से वो उनकी आवाज सुन सकता था। अगर दुकानदार और सेवकों ने उनसे कोई बात छुपाई हुई होती तो वो उनको तुरंत मार देता। 3 दिन बाद डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले ही धामेश ने अपना हाथ हिलाकर सभी को रोक दिया और आराम करने का आदेश दिया। वो डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने ही वाले थे, इसलिए उनके लिए पहले ही आराम करना बेहतर था। धामेश उग्र ज्वाला बाग से नीचे कूद गया और लुरकान के पास चला गया और कहा, डार्क फॉरेस्ट अन्य जंगलों से अलग है। यह क्रूर काले जीवों से भरा हुआ है। मुझे पूर्ण आदेश की जरूरत है। वास्तव में डार्क फॉरेस्ट बेहद खतरनाक था। यहाँ के हर एक बीस्ट के शरीर में डार्क एनर्जी थी। लुरकान ने आर्यन को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया, जो बहुत दूर नहीं था। धामेश के शब्दों को सुनकर आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं, हम तैनाती का पालन कर सकते हैं, लेकिन हमें चारा बिल्कुल भी मत समझना। उसे भी पता था कि उन सभी को एकजुट रहना पड़ेगा और कमान संभालनी होगी, वरना डेविल्स के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि डार्क फॉरेस्ट के जंगली बीस्ट भी उन्हें खत्म करने के लिए काफी थे। लुरकान का दिल शांत हो गया और उसने कहा, फिर सब कुछ गिल्ड लीडर धामेश के आदेश के तहत होगा। आर्यन की ओर देखते हुए धामेश के मुंह पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि का एक संकेत था। फिर उसने कहा, मैं चलकर आगे का रास्ता देखता हूँ ताकि आने वाले खतरों से हम पहले ही सतर्क रह सकें, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। धामेश ने आर्यन की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं यह सब कहूँगा? हाँ, अगर हमें आगे आने वाले खतरों से बचना है तो पहले हमें अपने कुछ लोगों को आगे भेजना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे भेजोगे। मेरी तरफ से मेरे 5 योद्धा जाएंगे। आर्यन को पता था कि धामेश कुछ ना कुछ चाल तो जरूर चलेगा। हालांकि आगे का रास्ता साफ करने के लिए उसे किसी को तो भेजना ही होगा। उसने हातिम की ओर देखा, लेकिन तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। भले ही उसके पास ताकत हो, पर उसके पास दिमाग की कमी थी।
वो यह जानता था कि ब्लू टाइटन गिल्ड की ओर से जाने वाले पांचों शिष्य उन्हें धोखा देंगे और कोई चाल चलकर हमला करने की कोशिश करेंगे। रीना को भी भेजना बेकार था। वो सिर्फ बातूनी शक्ति थी, वो अधिक शक्तिशाली नहीं थी। आर्यन के निर्णय का इंतजार किए बिना अरहत ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरहत ने डार्क फॉरेस्ट की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। ब्लू टाइटन गिल्ड के पांचों योद्धा आगे आ चुके थे और कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पता नहीं इन लोगों ने अपनी गिल्ड कैसे बना ली। योद्धाओं के नाम पर इनके पास केवल कुछ कचरे के टुकड़े हैं। आर्यन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अरहत के पास गया। उसने कुछ उच्च श्रेणी की ही पिल्स निकाली और उन्हें अरहत को देते हुए कहा, इन्हें रखो, यह तुम्हारे काम आएंगी। याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि अंदर खतरा अधिक है तो लड़ने की कोशिश मत करना, सीधे भागते हुए हमारे पास आ जाना। खासकर ब्लू टाइटन गिल्ड के इन पांचों लोगों से सावधान रहना। अरहत ने पिल्स नहीं ली, हालांकि वो अपने सच्चे दिल से इसके लिए आर्यन का आभारी था। उसने कहा, मुझे पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। आर्यन ने फिर भी उसके हाथों में पिल्स को थमाते हुए कहा, अगर मैंने कहा कि इन्हें रखो तो मतलब रखो, तुम्हें बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। अरहत ने जोर से कहा, धन्यवाद। अरे, अगर तुमने भविष्य में फिर से मुझे धन्यवाद शब्द कहने की जुर्रत की तो समझना कि तुम मेरे भाई नहीं होगे। आर्यन चिल्लाया। फिर उसने अरहत की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत, मैं यहाँ हर चीज के लिए हूँ। अरहत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने अपने दिल में आर्यन का विरोध नहीं किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि आर्यन उसके दिल में आ गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने अभी तक अरहत को वश में करने का मिशन पूरा नहीं किया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी जल्दबाजी में नहीं था। फिर ब्लू टाइटन गिल्ड के पांचों योद्धा और आर्यन की फैंटम किंग गिल्ड से अरहत डार्क फॉरेस्ट के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद धामेश जोर से चिल्लाया, सब तैयारी कर लो, हम 10 मिनट बाद अंदर प्रवेश करेंगे। आर्यन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं होगा। हातिम ने मूर्खता से हंसते हुए कहा, मास्टर, आप फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। आर्यन ने उसकी ओर देखा। वो अभी तक इस बात को नहीं समझा था कि पहली नजर में ही हातिम का रवैया अरहत के लिए इतना दोस्ताना कैसे हो गया था, और पूछा, तुम्हें कैसे पता? हातिम ने आर्यन से धीमी आवाज में कहा, मास्टर, अरहत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। आर्यन हैरान रह गया। उसने हातिम की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और अपने दिल में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्तियों को देख सकते हैं? लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि पूर्वज रुद्रदेव भी उसकी शक्तियों को नहीं देख पाए थे। फिर वो कैसे ऐसा कर सकता था? 10 मिनट बाद धामेश अपने उग्र ज्वाला बाघ पर चढ़ते हुए चिल्लाया, चलो चलते हैं। उसके बाद सभी ने डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश किया। रास्ते में ब्लू टाइटन गिल्ड के योद्धाओं ने कई निशान छोड़े थे, तो वो उन्हीं की मदद से आगे बढ़ रहे थे। उनका सामना किसी भी बीस्ट से नहीं हुआ। यह केवल डार्क फॉरेस्ट का बाहरी इलाका था, इसलिए किसी बीस्ट का ना होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो जितनी गहराई में जाते जा रहे थे, उनके लिए पैदल चलना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ की आभा अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की आभा से भी अलग थी। अंधेरे की घनी आभा मृत्यु, नरक, उदासी और शैतान की आभा की तरह थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद एक लेवल 1 के बीस्ट की लाश दिखाई दी।
इसे कुछ समय पहले ही मारा गया था। शायद इसे उन 6 लोगों द्वारा मार दिया गया होगा जिन्होंने रास्ता खोला था। धामेश ने सभी को याद दिलाते हुए कहा, सभी लोग ध्यान से कदम आगे बढ़ाना और हर समय सतर्क रहना। अब हम डार्क बीस्ट्स के इलाके में प्रवेश कर चुके हैं, जो कभी भी अकेले या फिर झुंड में हम पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया और जल्दी ही महसूस किया कि यहाँ की आभा जंगल के बाहर की आभा से अलग है। आर्यन ने नीची आवाज में कहा, हातिम, तुम्हें गिल्ड लीडर और नियोक्ता की रक्षा करनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम पर हमला करने की कोशिश करता है, बीस्ट सहित ब्लू टाइटन गिल्ड से भी अगर कोई हो तो तुम उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर सकते हो। नोट, नियोक्ता शब्द लुरकान के लिए है क्योंकि उसने उन लोगों को अपने काम के लिए नियुक्त किया है। हातिम ने जोर से सिर हिलाया। जंगल घना और घना होता गया और दृष्टि की रेखा गहरी और गहरी होती गई। यह मूल रूप से रात के समान था और हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्तियों और दृष्टि पर निर्भर था। अचानक उन्होंने आगे गहराई से पंछियों को उड़ते हुए देखा, जिन्हें देखते ही आर्यन के चेहरे के भाव बदल गए। लगता है कि अरहत के साथ कुछ हुआ है। यह ख्याल आते ही आर्यन तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसी पल धामेश की आंखें छोटी हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है। आर्यन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। धामेश के मुंह का कोना पीछे हट गया। उसने उसे नहीं रोका और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तू अभी वहां पहुंचता भी है तो भी इसका कुछ फायदा नहीं होगा। तेरा वो साथी पहले ही मारा जा चुका होगा और साथ में तू भी मारा जाएगा। हाँ, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपनी मौत के करीब जल्दी जाओ। कुत्ते, तूने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? तुम्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। धामेश ने उससे पूरी तरह से निपटने के लिए पहले ही एक योजना बना ली थी और उस योजना को अंजाम देने के लिए डार्क फॉरेस्ट एक अच्छी जगह थी। हालांकि कुछ गहराई में जाने के बाद आर्यन अपनी जगह पर जम गया। उसके सामने कुछ दूरी पर एक पतला दुबला लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ जैसा कुछ था। हालांकि लकड़ी की छड़ के दोनों छोर पर 2 तेज धार ब्लेड थी। जहां तक लड़के की बात है, उसके शरीर से निकलने वाली आभा सामान्य योद्धा से बहुत ज्यादा अलग थी। वो बिल्कुल शुद्ध आभा थी, जैसे कि वो बुराई के लिए अंत बनकर आई हो। हालांकि मुख्य बात ये नहीं थी। दरअसल आर्यन ने एक पल पहले देखा था कि लड़के के चारों ओर 10-15 काले बीस्ट थे, जो उसके केवल एक ही वार से जमीन पर ढेर हो गए। यहाँ तक कि उनमें लेवल 5 के बीस्ट भी थे। वास्तव में उसकी शक्ति बहुत भयानक थी। ब्लू टाइटन गिल्ड के 5 योद्धा ये देखकर घबरा गए और जमीन पर लकवाग्रस्त हालत में गिर पड़े। जब उन्होंने देखा कि अरहत अब उनकी ओर बढ़ रहा है तो वो पीछे हटने लगे और रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं, हमारे पास मत आना, हमें मत मारो। हालांकि अरहत की आंखों में कोई हत्या का इरादा नहीं था, मगर उसके शरीर और हाथों में लकड़ी का जो 2 मुही ब्लेड जैसा हथियार था, उनसे खतरनाक शक्तियां निकल रही थी। यही कारण था कि ब्लू टाइटन गिल्ड के 5 योद्धा इतना डर गए थे। अचानक अरहत की नजर दूर खड़े आर्यन पर पड़ी। उसने तुरंत अपने हथियार को अपने कपड़ों में छिपा लिया। तुरंत उसके शरीर से निकल रही खतरनाक शक्ति गायब हो गई और वो वापस पहले की तरह कमजोर दिखने लगा। उसके हाव भाव में घबराहट पैदा हो गई थी। अभी वो जो व्यक्ति था और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति था, उन दोनों में आकाश और धरती जितना फर्क था। दोनों एकदम विपरीत थे। आर्यन भी यह देखकर अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। एक पल बाद होश में आने के बाद उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज, क्या आपने कुछ महसूस किया?
पूर्वज रुद्रदेव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और गंभीरता से कहा, हमने पहले जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत है। उसके हाथ में जो हथियार है वो लाइफ ब्लेड हैं और उसके शरीर से निकलने वाली शुद्ध शक्ति बुद्ध की शक्ति है, लेकिन ये सारी शक्ति उस लाइफ ब्लेड से निकल रही है। उसकी खुद की शक्ति कमजोर है, जिस वजह से वो उसे काबू नहीं कर पा रहा है। बच्चे, ध्यान रखना कि तुम जब भी उसके सामने आओ तो अपने डेविल रूप में मत आना, वरना तुम उसे कभी अपने वश में नहीं कर पाओगे। अगर वो अपने शरीर की उस बुद्ध शक्ति को काबू कर सका तो ये वास्तव में दिलचस्प होगा। बुद्ध शक्ति, आर्यन का दिल कांप उठा और उसने अपने मन में सोचा, क्या बात है, अगर यह शक्ति मेरे साथ होगी तो यह मेरे लिए एक और अतिरिक्त हाथ लगने जैसा होगा। हातिन को लगाकर वास्तव में मेरे दोनों वॉरगॉड की शक्ति बहुत भयानक है। मैं अब उसे जल्द से जल्द अपने वश में करना चाहता हूँ। स्वर्ग संप्रदाय का पार्थ बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगर वो उसे कुचलना चाहता था तो उसे स्वर्ग संप्रदाय से भी साथ में निपटना होगा। अभी उसके सिंह परिवार और स्वर्ग संप्रदाय में जमीन और आसमान जितना अंतर था। अगर वो उनसे निपटना चाहता था तो वो सिर्फ अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता था, उसे और भी अतिरिक्त शक्ति की जरूरत थी। उसके 8 वॉरगॉड, उनमें से 8 पिल्लर होंगे जो उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। वास्तव में आर्यन उस पल के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। आर्यन को एक तक खुद को देखते हुए देखकर अरहत थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तभी पीछे से रीना की चिल्लाहट सुनाई दी। आर्यन होश में आ गया और उसने कुछ ना देखने का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ब्लू टाइटन गिल्ड के 5 योद्धा अभी भी जमीन पर पड़े थे और डर से कांप रहे थे। वो अपनी बुद्धि तक डर गए थे। जैसे ही धामेश वहां पहुंचा उसने तुरंत चिल्लाते हुए उनसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता। 5 एक साथ बोले। फिर वो जल्दी से रेंगते हुए खड़े हो गए और जंगल की गहराई की ओर भाग गए, जैसे कि वो पागल हो गए हों। वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धामेश ने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार था। वहाँ एक चिल्लाहट गूंज उठी। उनमें से एक योद्धा को एक डार्क बीस्ट ने मार दिया था और उसके सिर को खा गया था। धामेश की आंखें गुस्से से भर गई और वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और अरहत के सामने दिखाई दिया। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली जिसने अरहत को पीछे की ओर उड़ा दिया। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। अरहत उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा। धामेश एक और कदम आगे बढ़े और उससे गंभीरता से पूछा, बोलो अभी क्या हुआ? हातिन को भी तुरंत गुस्सा आ गया और चिल्लाया, तुम बूढ़ी लोमड़ी, तुम्हारी मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा। अरहत ने आर्यन की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। आर्यन ने हातिन को पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? ये बोलने के साथ ही उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और अरहत के पास दिखाई दिया। उसने उसे जमीन से ऊपर उठाने में मदद की और बिना पीछे पलटे ही धामेश से कहा, क्या हुआ? क्या तूने देखा नहीं कि तेरे आदमी पागल हो गए हैं? शायद वो डार्क बीस्ट से डर गए हैं। क्या यही ब्लू टाइटन गिल्ड के एलिट योद्धा हैं? क्या यही मोलाड शहर की नंबर 1 गिल्ड है? यह सिर्फ एक कचरा है जो लोग कुछ डार्क बीस्ट से इतना डर जाए कि लगभग पूरी तरह से पागल हो जाए। वास्तव में बेकार है। आर्यन तिरस्कार से हंसा। धामेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसकी आंखें काली हो गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से कहो। आर्यन ने धामेश की आंखों को देखा और अपने दिल में ठंडक महसूस की, क्योंकि वो अपनी आंखों से महसूस कर सकता था कि धामेश की युद्ध सम्राट की शक्तियां लगभग फूटने वाली थी।
हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आर्यन थोड़ा भी नहीं डरा था, बल्कि उसने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या होगा अगर मैंने फिर से कहा तो? तुम चाहो तो मैं इसे 10 बार और कह सकता हूँ। धामेश, अगर तुम मेरे लोगों को फिर से छूने की हिम्मत करोगे तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं बल्कि मार डालूंगा। इसी के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वो वास्तव में धामेश से नहीं डरता था। उसी समय अरहत के कपड़ों में लाइफ ब्लेड अचानक थोड़ा कांपने लगी। धामेश ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल रही थीं, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो शैडो लॉर्ड द्वारा उसे दिए गए मिशन के बारे में चिंतित था, तो वो पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। अरहत के कपड़ों में लाइफ ब्लेड और भी हिंसक रूप से कांपने लगी, यहाँ तक कि उससे थोड़ी गड़गड़ाहट की आवाज भी निकलने लगी। डार्क फॉरेस्ट की आभा भी अजीब हो गई। अचानक एक हिंसक काला भालू बाहर निकला और उनकी ओर झपटा। उस हिंसक भालू के हमले के बाद आसपास का क्षेत्र काले बीस्ट से भर गया। धामेश की आंखें काली हो गईं और चिल्लाया, बीस्ट के झुंड ने हमला कर दिया है, अपना बचाव करो और भागो। हालांकि उसने देखा कि आर्यन भाग नहीं रहा था। लड़के, घमंडी मत बनो, भागो, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। अहंकार मेरा व्यक्तित्व है। अगर तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो डरपोकों की तरह भाग जाओ। फिर तुम मरो। धामेश ने तुरंत अपना पैर पटका और तेजी से अपने उग्र ज्वाला बाघ के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने एक सुनहरी तलवार निकाली और चिल्लाते हुए कहा, रक्षा। अरहत के कपड़ों में लाइफ ब्लेड अभी भी पागलपन से कांप रही थी। उसका चेहरा भी सदमे से भर गया। उसने आर्यन की ओर देखा और थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या करना है। आर्यन ने कहा, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी समय आर्यन जोर से चिल्लाया और कहा, लीडर, अपने नियोक्ता की अच्छी तरह से रक्षा करो। हातिम, मारने के लिए तैयार हो जाओ। हातिम मुस्कुराया और मूर्खता से हंसा, मैं लंबे समय से भूखा और प्यासा हूँ, हा हा हा। इतना बोलने के तुरंत बाद उसने अपने बगल के ऊंचे पेड़ को गले लगाया और उसे उखाड़ दिया। फिर उसे बुरी तरह से घुमाया। मैं तुम सभी को मार दूंगा। धामेश की पूरी ब्लू टाइटन गिल्ड मूर्खता से डर गई थी। उन लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। हातिम की शारीरिक शक्ति को देखकर वो दंग रह गए थे। उनकी नजरों से वो एक राक्षस लग रहा था। दूसरी ओर हातिम बहुत शांत था, क्योंकि उसने आर्यन का पीछा किया और बीस्ट पर हमला करने लगा। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, ड्रैगन स्लेयर को बाहर बुलाया और तिरस्कार में हंसा, फैंटम किंग गिल्ड, हम हमला करेंगे। इस समय अरहत अभी भी अपनी मूल जगह पर खड़ा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी लाइफ ब्लेड हिंसक रूप से कांप रही थी। वो उस पर बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहा था। कंपी बहुत तेज थी। ये उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। आर्यन हैरान रह गया। अरहत के दुखी भाव को देखकर उसका दिल डूब गया और उसने सोचा, पूर्वज, क्या उसकी मदद करने का कोई तरीका है? पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, पवित्र बुद्ध शक्ति बुराई के अंत का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति दुनिया में डेविल्स को खत्म करने के लिए है। यह भी कहा जा सकता है कि वो बुराई का खात्मा करने वाली अच्छाई है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसे खुद को काबू करना सीखना होगा, ताकि बुद्ध शक्ति उसे काबू ना कर सके। वो केवल अपने पर ही भरोसा कर सकता है। आर्यन ने एक ही कट के साथ एक काले बीस्ट का सिर काट दिया। उसका शरीर हिला और अरहत के सामने आकर खड़ा हो गया। अरहत, मेरी बात सुनो। तुम्हें इन शक्तियों द्वारा खुद को काबू नहीं करने देना है। जितना अधिक ये शक्तियाँ तुम्हें काबू करने की कोशिश करें, तुम उतना ही उनका विरोध करो। प्रवाह के साथ मत जाओ। तुम्हें बाहरी ताकतों को काबू करना सीखना होगा। क्या तुम कुछ समझे? अरहत का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वो कांप रहा था और कह रहा था, एक बीस्ट, एक बीस्ट, एक बीस्ट आ रहा है। मारो, मारो, मारो। मैं मारना नहीं चाहता। एक बीस्ट है। यह पीड़ादायक था। इस तरह का दर्द कुछ ऐसा था जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। आर्यन ने अरहत की ओर देखा। उससे कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंदरूनी शक्ति अरहत के शरीर में डाली। पूर्वज रुद्रदेव हैरान रह गए और उन्होंने कहा,
आर्यन, क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते? क्या तुम जानते हो कि पवित्र बुद्ध की शक्ति किस तरह की है? क्या तुम्हें पता है कि बुद्ध शक्ति कितनी शक्तिशाली है? जल्दी करो और अपनी शक्तियों को वापस लो। भले ही उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन आर्यन ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसे यकीन था कि अरहत उसके 8 महान वॉर गॉड में से एक था। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार था। पूर्वज रुद्रदेव ने अपने आप में सोचा, यह लड़का सच में पागल है। पिछली बार जब मैंने उसके कुछ 100 आत्मा पत्थर खाए थे तो मेरी अंदरूनी शक्तियाँ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैं इसे यह बताने ही वाला था, लेकिन यह कहाँ किसी की सुनता है। टूटी हुई पंसलियों के अंदर पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति का एक हिस्सा आर्यन की शक्तियों के साथ मिल गया। इसके तुरंत बाद आर्यन की शक्ति ने अरहत के शरीर में विचार के द्वार को तोड़ दिया और उसकी तेज आवाज अरहत के दिमाग की गहराई में फैल गई। अपने दिल की रक्षा करो। तुम्हें बुद्ध शक्ति पर काबू पाना ही होगा। तुम्हें लाइफ ब्लेड पर काबू पाना ही होगा। उसी समय अतुलनीय शक्तिशाली बुद्ध शक्ति अरहत के दिमाग से बाहर निकली और सीधे आर्यन की शक्ति पर हमला कर दिया। आर्यन की अंदरूनी शक्ति गायब हो गई। उसी समय पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंजी, क्या अहंकारी चाल है? सिर्फ एक पवित्र बुद्ध शक्ति मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करती है। लड़के, बस वही करो जो तुम्हें करने की जरूरत है। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे सीधे मार दूंगा। उसकी चरम सीमा तक क्रूर और अत्याचारी आवाज को सुनकर अरहत के शरीर में बुद्ध की शक्ति हिल गई। फिर पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति तुरंत आगे बढ़ी और बुद्ध शक्ति से मुकाबला करने लगी। जल्द ही उनके बीच एक तेज लड़ाई शुरू हो गई। समय बहुत तंग था। आर्यन की शक्ति अरहत के दिमाग में आई और कहा, अपने दिल की रक्षा करो। तुम्हारी इच्छा तुम्हारे दिल से पैदा होती है। तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। अपने शरीर की शक्ति को उजागर करो। बुद्ध शक्ति पर काबू पाने की कोशिश करो। अरहत पैर मोड़कर बैठा और अपने दिल में आर्यन से कहा, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैं नियंत्रित नहीं होना चाहता। मैं कठपुतली नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। वो पूरे 3 महीने तक मोलाड शहर में रहा। वो धैर्यवान था। लाइफ ब्लेड हमेशा से उसे काबू करने की कोशिश करती थी, हालांकि उसने इसे सहन किया। सड़कों पर सोते हुए, बचा हुआ खाना खाते हुए उसने किसी बीस्ट को मारा भी नहीं, भले ही वो ना जानता हो कि उसे कैसे काबू करना है, लेकिन उसने खुद को भी काबू नहीं होने दिया था। 3 महीने तक उसने विरोध किया और अभी अभी कर ही रहा था। लाइफ ब्लेड ब्लू टाइटन गिल्ड के उन 5 योद्धाओं को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने इसे जबरदस्ती सहन किया। लेकिन अब अरहत ने महसूस किया कि बीस्ट का एक बड़ा झुंड आ रहा है। इस तरह के बीस्ट के झुंड को पूरी तरह से साफ करने के लिए अधिक मात्रा में शक्ति की जरूरत थी, जो उसके पास थी और बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। यह बहुत मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे वो नरक में संघर्ष कर रहा हो। और पहली चीज जो वो चाहता था वो थी अपनी इच्छा के अनुसार जीना, भले ही इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति बनना हो। आर्यन ने कहा, अगर तुम अपनी इच्छानुसार जीना चाहते हो तो सब कुछ नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। तुम्हें उसे यह बताना होगा कि मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। हाँ हाँ हाँ, पूर्वज रुद्रदेव उत्साह से हंसे। बहुत अच्छे लड़के, मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। ये शब्द वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अरहत ने भी चुपचाप अपने मन में उन्हें दोहराया, मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। वो इस वाक्य को दोहराता रहा। इस समय हातिम पहले से ही 100 से अधिक काले बीस्ट से घिरा हुआ था। उसका शरीर पहले से ही घावों से भरा हुआ था, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और ना ही उसने किसी भी बीस्ट को आर्यन और अन्य लोगों के करीब जाने दिया। रीना भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, धामेश जल्दी से मदद करो। लुरकान ने भी कहा, गिल्ड लीडर धामेश, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। धामेश शालीनता से हंसा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं निश्चित रूप से उनकी रक्षा नहीं करूँगा।
और क्या उस लड़के ने अभी यह नहीं कहा था, सबसे अच्छा बचाव आक्रमण है? क्या उसका पीछे हटना उसका अपमान नहीं होगा? उसे हमला करने दो। रीना ने गुस्से में कहा। गंदे इंसान। हाँ हाँ हाँ, धामेश बेतहाशा हंसा। गंदा इंसान? चूंकि तुम मुझे गंदा इंसान कह रही हो तो मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं कितना गंदा हो सकता हूँ, धामेश चिल्लाया। जल्दी से उस लड़के को खत्म कर दो। उसके कुछ योद्धा अपनी चौड़ी तलवारें पकड़े हुए बाहर आए और वो एक हंसी के साथ आर्यन की ओर चले गए। उसी समय एक काली छाया नीचे आई और रीना के सामने आ गई और बुरी तरह से हंसी। घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, मैं उसे बचा लूंगा। ये कोई और नहीं बल्कि करण था। इस समय करण के शरीर पर राक्षसी आभा बहुत घनी थी। उन काले बीस्ट ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। रीना ने आर्यन की ओर देखा जो बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा था। फिर उसने करण की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ करण, उन्हें रोक दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। करण हंस पड़ा। घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। हातिम गुस्से में था। बीस्ट के एक बड़े झुंड को तितर बितर करने के बाद बीस्ट के एक और बड़े झुंड ने उसे घेर लिया। उसने आर्यन की ओर देखा और उससे पूछना चाहता था, मास्टर, क्या मैं अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हालांकि उसने नहीं पूछा क्योंकि वो जानता था कि आर्यन को निश्चित रूप से कुछ और महत्वपूर्ण काम करना है। धामेश के 5 और योद्धा आर्यन के बगल में चले गए। करण एक बार फिर ठंड से हंसा। नीचे घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। रीना ने आर्यन की ओर देखा, फिर करण की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। हाँ हाँ हाँ, करण जोर से हंसा। जल्दी से घुटने टेक दो। रीना ने घुटने टेक दिए। आर्यन की खातिर वो घुटने टेक सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घुटने टेकने से करण उसकी जान बख्शेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद इससे काम बन जाए। 5 योद्धा जानबूझकर धीमा हो गए। हालांकि जैसे ही रीना के घुटने जमीन पर टिकने वाले थे, वहां एक हत्या के इरादे से भरी खौफनाक आवाज गूंज उठी। लगता है लोगों को मेरे हाथों से मरने का बहुत शौक है। यह आर्यन की आवाज थी। उसने अपनी आंखों को उन 5 योद्धाओं की ओर घुमाया, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक रोशनी निकली और एक उग्र निर्दयी आभा फूट पड़ी। अगले ही पल ड्रैगन स्लेयर के हवा में घूमने के साथ ही वहां 5 सिर जमीन पर लुढ़क गए। लोगों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, एक कट के साथ आर्यन ने गुस्से में कहा। यह देखकर करण की आंखें भयावह हो गईं। उसके पूरे शरीर की आभा भी एक पल में बदल गई। फिर वो तुरंत आर्यन की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वो अब उसे किसी भी हालत में मारना चाहता था। हालांकि आर्यन कहाँ उसे कोई मौका देने वाला था। तो क्या हुआ, वो एक दानव बन गया था। उसके सामने एक दानव तो क्या खुद दानव गॉड भी आ जाता तो भी वो उसे मारने का दम रखता था। ड्रैगन गॉड का क्रोध, आर्यन ने कहा। ड्रैगन स्लेयर से एक हिंसक ड्रैगन गर्जना निकली। ये एक जंगली गर्जना थी, जिसके बाद ड्रैगन स्लेयर की पूरी ब्लेड खून की तरह लाल हो गई। अब तेरे मरने का वक्त आ गया है। अचानक आर्यन का शरीर अपनी जगह से गायब गया और अगले ही पल करण के पीछे दिखाई दिया। अपनी आभा को थोड़ा मजबूत बनाने के अलावा करण की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ आर्यन की ओर दौड़ने पर था। उसे यह पता ही नहीं था कि आर्यन उसके पीछे हैं। ये तीसरी बार है, इसलिए आज तू नहीं बचेगा, आर्यन ने उसके कान में एक ठंडी आवाज में कहा। उसके इन शब्दों के अगले ही पल करण के मुंह से खून बह निकला और उसका दौड़ता हुआ शरीर कुछ कदम और चलने के बाद घुटनों के बल गिर गया। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसका सिर पहले ही उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया था। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें करण को मारने पर 21,000 EXP पॉइंट्स,
3000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक डेमन पिल मिली है। गोली डेमन पिल, रैंक लेवल 7। विवरण: इस गोली को डेमन पिल कहा जाता है। जब ये शरीर में प्रवेश करती है तो यह अपनी जीवन शक्ति को जलाती है। यह किसी व्यक्ति की ताकत को कुछ समय के लिए तेजी से बढ़ाने की अनुमति दे सकती है। क्या इतनी शानदार? क्या गोलियां जीवन को भी जला सकती हैं? आर्यन का दिल कांप उठा। आखिर वो समझ गया कि करण अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया था। यह एक छोटी सी पिल की बदौलत था। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, यह पिल एक तरह से जादू का केंद्र है। इस तरह की पिल स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाती है। यह एक योद्धा की कल्टीवेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान को एक खून के प्यासे दानव में बदलना होता है और बेड़ियों को तोड़ना नहीं। यह गोली किसी भी व्यक्ति की शक्तियों को तुरंत कई स्तरों तक बढ़ा सकती है। पूर्वज रुद्रदेव की यह बात सुनकर आर्यन का दिल कांप उठा और वो अपने आप में सोचने लगा, अगर मैं इस पिल को रिफाइन कर लूं तो। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि वो इस गोली को रिफाइन कर लेगा और इसके सभी दुष्प्रभाव को खत्म कर देगा। इस तरह जब वो इसका सेवन करेगा तो वो तुरंत अपनी शक्तियों को कई गुना तक बढ़ा सकता था, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, असंभव। इन डेमन पिल्स को सामान्य गोलियों की तुलना में रिफाइन करना हजारों गुना अधिक कठिन है। ऐसा कुछ करना लगभग असंभव है। ओह, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस यंग मास्टर के सामने कुछ भी संभव है। पूर्वज, आप बस मुझे इन डेमन पिल्स को रिफाइन करने के लिए जरूरी जड़ी बूटियों की सूची देना, फिर बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। पूर्वज रुद्रदेव उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोल सका। वो वास्तव में थोड़ा हैरान था। अपने बेटे की अपनी आंखों के सामने हत्या होता देख धामेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके नीचे के उग्र ज्वाला बाघ ने भी आर्यन को देखकर गर्जना की। ये एक ध्वनि तरंग हमला था। आर्यन के कान फटने वाले थे और उसका दिल गुस्से से भड़क उठा। कुत्ते, तुम्हारे पास सिर्फ एक तुच्छ सा बाघ है तो अब देखो। आसपास के काले बीस्ट को देखते हुए आर्यन ने अपने मन में चिल्लाया, आइस फायर। तुरंत एक तेज गर्जना ने आसपास के जंगल को हिलाकर रख दिया। आइस फायर ने बाहर आते ही अपना मुंह खोला और आग से चारों तरफ तबाही मचा दी। इस आग की चपेट में आकर कई काले बीस्ट तुरंत जल भुन गए। उनकी केवल राख बची थी। आर्यन जोर से चिल्लाया, आइस फायर। उसकी नजर उग्र ज्वाला बाघ की ओर थी। ठीक है मास्टर, समझ गया। आइस फायर ने इतना कहा और तुरंत अपनी आंखें उग्र ज्वाला बाघ की ओर घुमा दी जिस पर धामेश बैठा हुआ था। फिर एक जोर की दहाड़ के साथ आइस फायर ने आसमान में उड़ान भरी और ऊपर से नीचे की ओर एक आग की तेज लपट से हमला किया जिसका सीधा निशाना धामेश के साथ उसका उग्र ज्वाला बाघ था। ड्रैगन की आग की लपट को देखकर धामेश घबरा गया और हड़बड़ाहट में जल्दी से उग्र ज्वाला बाघ के ऊपर से कूद गया। आग की लपट ने पल भर में उग्र ज्वाला बाघ को एक तंदूरी मुर्गे में बदल दिया था। उसके बाद आइस फायर ने क्रूरता से जमीन पर पड़े धामेश को देखा, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया और पलटकर आर्यन के पास जाकर खड़ा हो गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ धामेश? अभी तो तुम अपने बाघ पर बैठे बहुत घमंडी थे। देखो उस भुने हुए बाघ को, क्या यह मजेदार नहीं है? मोलार शहर के एकमात्र बीस्ट को, जिसे आज तक कोई छू तक नहीं पाया था, केवल एक वार से उसका तंदूरी बना दिया गया था। यह दृश्य वास्तव में खौफनाक था। इसके अलावा जो सबसे डरावनी बात थी वो यह थी कि यह एक ड्रैगन ने किया जो आर्यन का पालतू बीस्ट था। यहाँ तक कि आसपास के सभी डार्क बीस्ट तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से दुमदबाकर भाग गए। चाहे वो डार्क बीस्ट हो या फिर कोई साधारण बीस्ट, ड्रैगन की उपस्थिति से हर कोई डरता था। ड्रैगन इस दुनिया में सबसे मजबूत प्राणी थे। वो किसी भी डीमन बीस्ट को उनसे डराने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि वो सभी बीस्ट के राजा थे। धामेश का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वो आइस फायर की उपस्थिति से बेहद असहज महसूस कर रहा था। आइस फायर की शक्ति का सामना करते हुए वो वास्तव में चलने में भी असमर्थ था। आर्यन भी आइस फायर की शक्ति को देखकर वास्तव में दंग रह गया था।
लगता है आत्मा पत्थरों के कारण आइस फायर का लेवल बढ़ गया है। कुछ दिन पहले की तुलना में आइस फायर का आकार थोड़ा बढ़ गया था। उसके शरीर पर ड्रैगन की ताकत थोड़ी घनी हो गई थी और उसके शरीर की अत्याचारी आभा भी बहुत बढ़ गई थी। यह स्पष्ट था कि उसकी शक्तियों का स्तर बढ़ गया था। फिर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, धामेश, क्या तुम अभी भी और खेलना चाहते हो? धामेश ने अपने दांत कस लिए जिनसे किटकिटाने की थोड़ी आवाज सुनी जा सकती थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। शुरुआत में उसने आर्यन को बहुत कम करके आंका था और सोचा था कि वो उसे एक कीड़े की तरह कुचल देगा, पर अब उसे ऐसा लग रहा था ऐसा करना असंभव है। भले ही वो एक युद्धराज हो, फिर भी उसे अब आसानी से मारा नहीं जा सकता था। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़कर बाहर आया और ठंड से चिल्लाया, तुम गिल्ड लीडर